अमरजीत का क्या क्या डाउट है थोड़ा उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं पहले। देखिए अमरजीत का पहला डाउट है ना, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, नहीं मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सर 4 और 2 होगा सर। दैट इज इक्वल्स टू 8। तो इसको लेके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है, अपना अपना आंसर सर दीजिए। सर 1 into 8, 8 into 1, 2 into 4, 4 into 2 और 1 into 5 और 5 into 1 बस। 1 8 8 1 4 2 और 2 4 यही हो सकता है ना, ठीक है। यस सर। तो ये 4 पॉसिबल होगा, समझे अमरजीत? यस सर। सही तो करवाए थे क्लास में। हाँ बताए थे हम, 12 या 16 लेके बताए थे ऐसे ही कुछ, ठीक है। अच्छा अगर 5 Well, एलिमेंट होगा तो 5 एलिमेंट सर 1 into 5 और 5 into 1। बस 2 ही होगा, 1 5 और 5 1, ठीक है। चलिए एक डाउट खत्म। सर फंक्शन का क्वेश्चन है। हाँ 1 मिनट, एक और क्वेश्चन है बता लेते हैं फिर फंक्शन का क्वेश्चन। कहीं का भी क्वेश्चन जो भी पढ़े है ना, मैथमेटिक्स में कोई रेस्ट्रिक्शन हम नहीं रखते हैं। मैथमेटिक्स में आपका है ना जो चैप्टर पढ़ाई हो गया है, चाहे वो हम लोग अभी पढ़े हैं या 1 महीना पहले पढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका डाउट पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस फिर x इंटू ई टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन 1 से लेके इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी, एक्चुअली में क्वेश्चन में -1 से इंफिनिटी है, वेयर दिस डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द x। मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ना, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं, क्वेश्चन बता दिया। तो मांगा क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन मांगा है, ठीक है। हम लोग से क्वेश्चन का डिमांड है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे मांग रहा है, ठीक है। तो हम लोग को फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है इस पार्ट में, जो कि अपने पास x दिया है। सबसे पहला चीज e के पावर में अपने पास कोई भी इंटीजर अगर पुट होता है तो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, थोड़ा सा देखना चाहेंगे, ठीक है। उससे पहले हमको लग रहा है कि हम यहाँ पे कुछ गलत लिखे, हाँ यहाँ पे क्या गलत है, यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, समझे, वो लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, वहां पे लिखा है 2x स्क्वायर, ऐसे लिखा है, इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहला चीज इस पे डिस्कशन करेंगे, इस पे, ठीक है। तो x इंटू ई टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x ऐसा दिया हुआ है। तो हम लोग उसी पार्ट को लेके थोड़ा यहां लिख लें, 2x स्क्वायर पहले, फिर उसके बाद प्लस x कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में बचा e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर और -1, समझे ना। इस चीज को बस थोड़ा सा अरेंज करके यहां लिख दिया। अब इसमें e का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर है और x का वैल्यू -1 से इंफिनिटी है, तो सोचिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, कोई बोल सकता है? कोई? इंफिनिटी होगा, मतलब -1 होगा, 0 होगा, 1 2 इंफिनिटी तक सर। ऐसे करके इंफिनिटी तक होगा, सही ना। हम इसी पे बात कर रहे थे। अब हम आपसे बस एक बात बोलना चाह रहे हैं कि अगर इस प्लेस पे आप -1 पुट करते हैं, ठीक है, जब आप x का वैल्यू -1 लेते हैं तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा 2, ठीक है, फिर प्लस x के जगह -1 और ब्रैकेट में -1 और फिर ब्रैकेट में e टू द पावर -1, ठीक है, -1। तो ये क्वांटिटी बोलिए पॉजिटिव की नेगेटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव की नेगेटिव, ये क्वांटिटी नेगेटिव। नेगेटिव सर। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और बाहर का नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हुआ, यानी दिस पार्ट विल बी ग्रेटर देन, दिस पार्ट विल बी ग्रेटर देन 2, सही बोल रहे हैं, सोचिए। यस सर।
ठीक है। ग्रेटर देन 2 कितना आएगा हमको मतलब नहीं, उतना हम कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आप फुर्सत में बैठे रहे आराम से कैलकुलेट कीजिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। अगर कभी फुर्सत मिल जाए तो एकदम कैलकुलेट कीजिएगा इसको कि ये क्या दे रहा है, ठीक है। जो देगा यही देगा, हमको बस ये देखना था कि ये ग्रेटर देन 2 आ रहा है। दूसरा बात, अगर x का वैल्यू हम 0 ले ले, एक नेगेटिव पे, एक 0 पे, एक पॉजिटिव पे, बस 3 ही जगह डिस्कशन करेंगे ताकि पैटर्न पता चले। तो इट विल, यहाँ पे x के जगह 0 खत्म, सब का सब 0 आएगा, सही है। पूरा पार्ट 0, fx या अंदर वाला पार्ट 0। अगला है x इज इक्वल्स टू 1, अगर 1 पुट करेंगे, x के जगह 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस बाहर में 1 है और अंदर में e का पावर 1 माइनस 1। बोलिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव की नेगेटिव? सर नेगेटिव हो नहीं, e 2.7 मतलब सर अंदर, हाँ अंदर वाला पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। सर अंदर वाला पॉजिटिव है सर, ये पॉजिटिव Overall और तो बाहर भी तो पॉजिटिव ही है ना, पर ओवरऑल पॉजिटिव होगा। ओवरऑल पॉजिटिव Okay. होगा और ग्रेटर देन 2 भी होगा, सही है। यस सर, यस सर। तो जो यहाँ पे cos के अंदर का टर्म हम लोग को मिल रहा है ये पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है। ये पॉजिटिव, कम से कम 0 मिल रहा है, नहीं तो 2 से ज्यादा मिल रहा है। अब हमसे पूछा है कि मैक्सिमम क्या आएगा, तो cos के अंदर 0 आ रहा है ना, तो cos अपना मैक्सिमम क्या देगा, 1 देगा। fx इज इक्वल्स टू, मान लीजिए cos थीटा। सर थीटा कहां से, इसी पार्ट को हम थीटा अज्यूम किए, तो थीटा आपका 0 आ रहा है, तो वही वो प्लेस होता है ना जहां पे cos आपको मैक्सिमम देता है। एट x इक्वल्स टू थीटा, सॉरी एट थीटा इक्वल्स टू 0 हम लोग को मैक्सिमम ऑफ fx मिलेगा, और मैक्सिमम ऑफ fx कितना मिलेगा, cos 0 मीन्स 1। ये आपका आंसर होगा, समझे अमरजीत? हाँ सर। हमको बस चेक करना था कि क्या आ रहा है, हाँ 0 आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है। तो हमसे मैक्सिमम पूछा था, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा था, तो cos का मैक्सिमम तो हमेशा 1 होता है। मगर चेक क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि क्या ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये कभी 0 आ रहा है, तो हाँ ये 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो वैसे केस में हम बोलेंगे तब तो ग्रेटेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू cos का 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे, और यस सर। बोलिए किसका? सर लेट f इक्वल्स, बोले सर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आ गया, एक मिनट, थोड़ा हमको इसको नीचे खिसकाना होगा ना, ये नीचे नहीं खिसक रहा है। हाँ बस बस हो गया, हो गया। एक मिनट राहुल, जगह बना ले, बोलिए। सर लेट f इक्वल्स करली ब्रेस ब्रैकेट 3 1 9 3 12 4 and g 3 1 9 3 12 4। yes sir, and g curly brace 1 3 3 3 4 9 5 9, so that fog and goff are both defined. Also find goff and fog. ठीक, ये So सर 4 9 थर्ड वाला में, यस सर। है ना, 4 9 5 9, ठीक। हम लोग से बोला है कि सबसे पहले डिफाइन करके दिखाओ, पहला चीज कि फॉग मतलब चेक करके बताओ, फॉग डिफाइंड है। तो डिफाइंड होने का क्या कंडीशन हुआ करता था कि इट इज द फर्स्ट फंक्शन ना, और ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट का जो रेंज होगा दैट शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है, यानी कि डोमेन ऑफ एफ। तो चेक कीजिए ना, निकालिए रेंज ऑफ जी, निकालिए रेंज ऑफ जी क्या मिलेगा आपको, 1 सर 1 3 4 139 ना, रेंज रेंज सेकंड प्लेस, अच्छा सर, सेकंड प्लेस, तो 1 3 हाँ हाँ बस 139। और डोमेन ऑफ एफ क्या मिलेगा, डोमेन ऑफ एफ मतलब फर्स्ट प्लेस, यस सर। ठीक है। 1 3 4 5। तो ये आ रहा है मेरे पास क्या क्या, 3 9 और 12। तो ये डिफाइंड कहाँ होगा, ये तो डिफाइंड नहीं हो रहा है। राहुल क्या बोला, ये दोनों डिफाइंड है। रेंज ऑफ जी में 1 कहां से आ गया? वही तो So सर, that fog अरे fog वन and है goff are both वन कहाँ defined. से?
एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, सर 3 है। सही लविस, रेंज ऑफ जी में 3 और 9 होगा केवल, तो ये तो सेटिस्फाइड ना। अब तो देखिए सेटिस्फाइड, रेंज का सारा एलिमेंट यहाँ डोमेन ऑफ एफ के अंदर Yes, है ना sir. प्रेजेंट, Yes, sir. तो सेटिस्फाइड। इस कारण से ये सेटिस्फाइड, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इस कारण से फॉग डिफाइन होगा। और अगर फॉग डिफाइन होगा तो होगा कितना, तो फॉग निकालने के लिए सबसे पहले जी का एक कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लीजिए, और इसके लास्ट में 3 है, तो इसके फर्स्ट में जिसके पास 3 है उसके साथ कंपेयर कीजिए, 3 और 1, ये कॉमन पार्ट हट गया, रिजल्ट क्या मिला हम लोग को, 1 and 1, सबसे पहला 1 1 1 1, ठीक है, ये आ गया। अच्छा दूसरा देखिए, 3 3 का कंपैरिजन अगर करेंगे इसी के साथ तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3 1, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, एक देखिए, उसके बाद अब अभी क्या है ना, ये 3 3 लिए थे, इससे कंपेयर हुआ था, 4 9 किससे कंपेयर होगा, 9 3 से, 4 9 9 3 का रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 3, 4 3 सर। ठीक है, और 5 9 और 9 3 का रिजल्ट क्या मिलेगा, सर 5 3। 5 3 मिल गया हमको फॉग। क्या अभिषेक इसके बाद गॉफ निकाल लीजिएगा या हम निकाल दें, निकाल लेंगे sir. निकाल लें, ठीक है, तो खुद से गॉफ फाइंड कर लीजिएगा। गॉफ डिफाइंड है, गॉफ में फर्स्ट फंक्शन मेरा कौन है, एफ, तो रेंज ऑफ एफ कितना होगा, रेंज ऑफ एफ 1 3 4 होगा, 3 4 1 3 4 है ना, और डोमेन ऑफ जी क्या होगा, ये सर 1 3 4 5। 1 3 4 और 5 होगा, हाँ तो सेटिस्फाइड ना, रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, इसका मतलब है गॉफ इज डिफाइंड। और उसके बाद बस इस कंडीशन से जैसे यहां निकाले थे ना वैसे ही कैलकुलेट कर लीजिएगा कंपेयर करके, ठीक है। Yes. चलिए ठीक है, और किसी का कोई डाउट, यस सर, मेरा है सर। बोलिए, Yes, sir. पढ़ेंगे ना, बोलिए। सर लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए, बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। अच्छा ए, वहां देखिए स्टेटमेंट में अगर बी बोला है ना तो हमको नहीं ना पता चलेगा कि बी ई लिखा है, तो आप पढ़ दीजिएगा ए इज नॉन एम्प्टी सेट, अपने से चैट सेक्शन में सब भेज दिए, पिक ही भेज दिए पूरा श्रीवास्तव ऐप में। हाँ हाँ दिख गया सूरज। कौन सा क्वेश्चन, 14? हाँ हाँ सर 14। Let A be any non-empty set, then prove that identity function on set A is a bijection. हमको ये शो करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी फंक्शन इज बाइजेक्शन। चलिए तो क्या करते हैं ना, सबसे पहले आइडेंटिटी आपको एक सेट के बेसिस पे कैसे मिलेगा, पहला सवाल, एक सेट के बेसिस पे आइडेंटिटी कैसे मिलेगा, कोई भी नहीं बता। A इज नॉन एम्प्टी सेट, F डिफाइंड फ्रॉम A to A, मान लीजिए इसके अंदर कुछ एलिमेंट था 2 5 7 3, मान लीजिए इसके अंदर, तब वही एलिमेंट होगा ना 2 5 7 3, क्योंकि ये तो वही सेट है। बाई एनी कंडीशन, ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड, हमको नहीं पता कौन सा कंडीशन, मगर बाई एनी कंडीशन। अब इसी का अगर आप इनवर्स निकालते हैं, बोलिए मैपिंग कहां से कहां होगा, सर ए टू ए ना होगा, A to A ही होगा, रिवर्स डायरेक्शन में भी जाएंगे तो A से A ही होगा। तो थोड़ा देख लें, इस वाले A को लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 2 5 7 3, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वाले A को लिख रहे हैं, मीन्स ये वाला पार्ट 2 5 7 3, ऐसा। अब क्या कर रहे हैं कि 2 रिलेटेड टू 7, 2 रिलेटेड टू 7, उल्टा उल्टा, 5 रिलेटेड टू 3, 5 रिलेटेड टू 3, उल्टा चलिए, इधर से चलिए, 7 रिलेटेड टू 2, 7 रिलेटेड टू 2,
और फिर उसके बाद 3 रिलेटेड टू 5, 3 रिलेटेड टू 5, ऐसा। ठीक है। अब अगर कभी आइडेंटिटी का बात करें तो या तो आप एफ इनवर्स निकालिएगा और नहीं तो एफ इनवर्स ओ एफ निकालिएगा। आपको याद है अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे थे कि एक फंक्शन के बेसिस पे आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे, याद आया सूरज? Yes, sir. अरे आज जानते हैं क्या, रुकिए अब आता है ये सब। आइए आइडेंटिटी फंक्शन में देख रहे थे एफ ओ एफ इनवर्स। चलिए एफ ओ एफ इनवर्स अगर निकालना चाहेंगे, एक ले लेते हैं ना एफ ओ एफ इनवर्स। कहां से कहां मैपिंग होगा सर? ए से ए होगा। तो कौन से ए से ए होगा? एफ इनवर्स इज द फर्स्ट फंक्शन, तो यहां से यहां मैपिंग होगा। ध्यान रखिएगा, यहां से यहां मैपिंग होगा। जो जो साइड दिखा रहे हैं बस उसी में चलिएगा। फर्स्ट का डोमेन और सेकंड का रेंज या कोडोमेन। तो ए बनाइए, ए बनाइए ये वाला 2573, सब में वही लिखा है इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। 2573। फिर उसके बाद ए बनाइए, कौन सा? ये वाला 2573। चलिए अब चेक करना है क्या कि 2 रिलेटेड टू 7, एफ इनवर्स इज द फर्स्ट फंक्शन, तो 2 रिलेटेड टू 7 और यहां पे 7 रिलेटेड टू 2, 7 रिलेटेड टू 2। ओवरऑल कॉमन पार्ट को हटा दें तो क्या मिला हमको? 2 रिलेटेड टू 2। अब बोल के 5, चार्ज खत्म हो रहा है, 1 मिनट। 5 रिलेटेड टू 3 और 3 रिलेटेड टू 5, तो 5 रिलेटेड टू 5 हुआ। फिर Yes. 7 रिलेटेड टू 2 और 2 रिलेटेड टू 7, तो क्या 7 रिलेटेड टू 7 हुआ? Yes, sir. तो एक अकेला बच के क्या करेगा? ये भी रिलेट हो जाएगा। ठीक है। Yes, अब sir. देखिए, अब ये तो आइडेंटिटी हम लोग बनाए ही थे। अब थोड़ा इसमें सोचिएगा, 1-2 क्रॉस क्वेश्चन है आपसे। क्या ये 1-1 है? हाँ. हाँ सर 1-1 है। देख लिए आप? ठीक है। क्या ये ऑन टू है? Yes, sir. Yes, sir. इट इज ऑन टू फंक्शन। अगर 1-1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, उसको मिला के हम लोग कौन सा फंक्शन बोलते हैं? सर बाइजेक्टिव। इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन। हो गया आपका प्रूफ? Yes, sir. ठीक है। 1 मिनट, हो सकता है मेरा लैपटॉप बंद हो जाए। लाइन ही नहीं दिए, होगा कहां से? पढ़ाने में इतना मन लगा रहता है ना लोग का। Yes, sir. बोलिए। Sir, verify associativity for the following 3 mapping F such that n to Z0, the set of non-zero integer. एक मिनट राहुल, रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आराम से एक बार पढ़िएगा, बोलिए क्वेश्चन। So verify associativity for the following 3 mapping F such that n to Z0, the set of non-zero integer Z such that Z0 to Q and H such that Q to R, give by fx equal to 2x, gx equal to 1 by x and hx equal to e to the power x. ठीक है। Sir, hx equal to e to the power x है और gx में gx 1 by x sir. ठीक है, तो ये g है और ये h है, यही ना? Yes sir. ठीक, इट इज h, कोई बात नहीं। हम लोग को एसोसिएटिविटी चेक करना है। एसोसिएटिविटी का क्या कंडीशन होता है? किसी को याद? नहीं। फॉर एसोसिएटिविटी ऑफ कॉम्पोजिशन, ध्यान रखिएगा। मैट्रिक्स में भी तो एसोसिएटिविटी पढ़ाए थे, भूल जाते हैं। देखिए FOGH, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा यस सर। FOGH को पहले निकालेंगे, बाद में GOH का करेंगे फिर उसके साथ FOH का करेंगे। यहाँ FOG को पहले सॉल्व करेंगे और बाद में H को लेके चलेंगे। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव रूल, ठीक है, या इसी को कहते हैं एसोसिएटिविटी।
तो इसका LHS पार्ट निकालना है। तो LHS पार्ट में सबसे पहले GOH निकालेंगे। तो GOH निकालेंगे तो G में पुट करेंगे H को, तो 1/EX बनेगा, 1/EX। और बाद में जब आप F के अंदर GOH को पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा किसके अंदर, कौन, GOH जाएगा F के अंदर, F के अंदर GOH। तो 2 2 to the power 1 by x. 2 to the power e to the power minus x लिख सकते हैं, Yes, sir. ठीक है ये चीज। अब आइए RHS में, तो RHS पार्ट मेरा क्या था, FOG। तो FOG सबसे पहले निकालेंगे हम। FOG का मतलब G जाएगा F के अंदर, G जाएगा F के अंदर। अच्छा ये वाला राहुल 2x था कि 2 to the power x था? कौन सा सर? ये fx सर fx इक्वल टू 2x है। 2 का पावर नहीं है? नो सर। ठीक, तो हमको इसको ठीक करना होगा थोड़ा। और इसको, अरे इसको मारने में तो सब मेरा खत्म हो जा रहा है। ठीक है हम काट के लिख दे रहे हैं। ये मेरे पास 2x है, 2 into x है, तो उसके कारण ये भी मिस्टेक हो गया ना, ये 2 into e to the power minus x हो जाएगा, ठीक है ये चीज था। चलिए फॉग का मतलब g जो है f के अंदर जा रहा है, तो 2 और x के जगह 1/x रख दिए। बाद में हम लोग क्या किए कि हम लोग को अब निकालना है FOG के अंदर h, FOG के अंदर h इन FOG। तो H मतलब कौन, EX पुट होगा कहां, x के प्लेस पे, तो आप बोल सकते हैं 2/EX, यानी कि 2 into e to the power minus x, बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि ये जो कॉम्पोजिशन हो रहा है 3 फंक्शन का विद द गिवन दीज 3 फंक्शन, ये कैसा है, एसोसिएटिव है या एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहा है, समझे? यस सर। ठीक है, और क्वेश्चन किसी का? Yes, sir. बोलिए आदित्य। Sir, question if fx equal to cos fx log x, cos log x, then fx square into fy square minus 1/2. ऐसे है ना? Yes, sir. अलग अलग हाँ, minus 1/2 पूरा बिग ब्रैकेट सर, fx square by 2 फिर प्लस x square by y square ब्रैकेट क्लोज सर, x square by y square। ठीक है। यस देखिए ये आप लोग के बैच में क्वेश्चन नहीं बताए थे? बताए थे। हमको भी लग रहा है कि हम शायद आप ही लोग के बैच में बताए थे ये वाला क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, देखा जाए, ठीक है। नहीं याद आ रहा आदित्य, है ना? यस सर। नहीं याद आ रहा, ठीक। तो fx स्क्वायर सारा चीज अलग अलग निकालेंगे, ये निकालेंगे 1 2 3 4, चारों अलग अलग निकालेंगे। तो fx स्क्वायर इसका मतलब है cos log ऑफ x स्क्वायर, छोड़ दीजिए इसको यहीं पे, कुछ मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद fy स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया cos log ऑफ y स्क्वायर। उसके साथ ये fx स्क्वायर बाई 2, तो ये मेरे पास आएगा cos log और ब्रैकेट में x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, बस यही रहने दीजिए। फिर उसके बाद fx स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ये आएगा मेरे पास cos log x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद क्या करें, अब इसके बाद इस कंडीशन में पुट करें और ज्यादा कुछ नहीं। उससे पहले हम ये चाहेंगे कि थोड़ा पार्ट बाई पार्ट सॉल्व करें, नहीं तो काफी लेंदी हो जाएगा। तो इतने को केवल सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, केवल इतने को सॉल्व कर रहे हैं, बाकी अभी छोड़ के चल रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है यही यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो क्या है, f x स्क्वायर बाई 2
or plus f x square by y square. It will be cos log x square by 2 or plus cos log x square by y square, x square by y square. ये इतना हो गया. अब इसके साथ यहां पे आपको कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? यहां पे cos c plus cos d, cos c plus cos d. तो cos c plus cos d कितना होता है? 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. एकदम ठीक आप बोले. तो क्या हम यहाँ पे लविश थोड़ा प्रॉपर्टी यूज करते चले? कर दीजिए सर. प्रॉपर्टी यूज कर लिए. ठीक है. क्या प्रॉपर्टी? कि log a by b that is equals to log a minus log b. log a by b is log a minus log b और इसमें by 2 लगा दिए. it is cos c plus d by 2 और into cos c minus d by 2. इसका मतलब है log x square minus log 2. आगे थोड़ा और. ठीक है. इसके साथ माइनस, क्योंकि नेगेटिव है ना, log x स्क्वायर और माइनस प्लस हो गया log y स्क्वायर और इसके नीचे बाई 2. पेज एंड है. ठीक है. ये कटता हुआ दिख रहा होगा आपको. यहाँ पे कुछ कटपिट नहीं रहा है, छोड़ दिए इसको ऐसे ही. थोड़ा सॉल्व किया जाए तो ये हो गया 2 cos बाई द प्रॉपर्टी ऑफ log. अरेंज करते चलेंगे. देखिए log x स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर कितना होता है? 2 log square. 2 log x स्क्वायर का 2 घूम के ऊपर जाएगा तो x का पावर 4 बनाएगा. Yes, sir. ठीक है. तो हम क्या लिखें? log x to the power 4 डिवीजन में 2 डिवीजन में y स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर और इस पूरे पार्ट के नीचे बाई 2. सर ये बाई 2 ये वाला है, ये वाला है. एंगल के नीचे बाई 2 ऐसा है, ये ऐसा है. ठीक है. और इनटू कॉस यहां से log y स्क्वायर और माइनस log 2 वो कितना बनेगा? वो बनेगा log y स्क्वायर बाई 2, y स्क्वायर बाई 2 और इसके नीचे बाई 2, इसके नीचे बाई 2. ठीक है. अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होने वाला. तो हम लोग थोड़ा एक बार हर चीज को पुट कर दें. अब जिसको सॉल्व करना था यानी कि ये वाला fx स्क्वायर इंटू एफ वाई स्क्वायर, क्या चाहिए था हमको? fx स्क्वायर इंटू एफ वाई स्क्वायर. पता है ये क्वेश्चन फालतू है. इस क्वेश्चन में कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, फालतू का खाली देके रखा है. वो हम नेचर देखे थे 2 तभी हमको लग गया था और शायद हम किसी बैच में ये बताए भी हैं. ठीक है. शायद 0 आएगा इसमें. ना 0 नहीं आएगा. हम आपको बताएंगे कि कब 0 आ सकता है. यहां तो नहीं आएगा. ठीक है. कब 0 आ सकता है वो बताएंगे मगर यहां नहीं आएगा. इट विल बी इक्वल्स टू fx स्क्वायर मतलब cos log x स्क्वायर इंटू एफ वाई स्क्वायर मीन्स cos log y स्क्वायर माइनस 1/2. ठीक ना. माइनस 1/2 और ब्रैकेट वाला पार्ट हम लोग अलग से सॉल्व किए थे, याद होना चाहिए आपको. इट इज 2 cos log के साथ x स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर और इसके डिवीजन में बाई 2 इंटू cos, फिर उसके बाद log y स्क्वायर बाई 2 और इसके डिवीजन में भी 2, इसके डिवीजन में भी 2 हो गया. एंडिंग कहाँ कुछ कट पिट रहा है? बहुत हद तक कटेगा तो ये 2 और 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, है ना. और तो कुछ कट नहीं रहा है. इस कारण से सर वहाँ x का पावर 4 था ना. चलिए x का पावर 4 था, मिसप्रिंट हो गया, फिर भी कुछ नहीं कटेगा. नहीं कटेगा. लंबा. तो इसका मतलब है आपके पास कौन कौन ऑप्शन दिया आदित्य, पढ़ पाइएगा? यस सर. पढ़िए तो. सर इसका ऑप्शन दिया है -2, -1 और 1/2 और नन ऑफ दिस. तो नन ऑफ दिस ही ऑप्शन राइट है सर. ठीक है. नन ऑफ दिस. सर कट तो मेरे से भी नहीं रहा था, हमको लगा सर सॉल्व होगा. ठीक है. ठीक है. बस यही था. हम आपको बता रहे हैं. हाँ लविश, हम लोग को देख के ऐसा लगता है ना कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया है तो 0 आंसर आएगा. वैसे तो 0 ऑप्शन में नहीं था अपना, फिर भी मतलब लगता है. हम आपको बता रहे हैं अगर ये वाला एक होता x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और एक होता x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर ना, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाता. मतलब समझे क्या बोल रहे थे? ये लिखा ना x स्क्वायर बाई 2,
अगर इसके जगह लिखा रहता एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और ये जैसे था वैसे ही रह जाता, तब मेरा कटपिट के आंसर 0 आ जाता। ठीक है, तब 0 आ जाता। अब जो दिया है हम लोग तो उसी पे बनाएंगे ना, क्वेश्चन से ही बनाएंगे। और किसी का कोई डाउट? सर हम भेजे थे सर, उसी में और था 2 शायद। और है अमरजीत? हाँ है तो ढेर सारा, इतना डाउट आ गया। चलिए देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है, जीयू में दिया हुआ है, gx इज अ पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग gx इंटू gy इज इक्वल्स टू gx प्लस gy। 34 नंबर है, ठीक है अमरजीत, 34 नंबर, gx प्लस gy और प्लस gxy -2 फॉर ऑल रियल x एंड y। यानी ये बोला गया x बिलोंग्स टू द रियल नंबर एज वेल एज y बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये बोला गया। ठीक है, एंड g2 इक्वल्स टू 5। क्या बोला? g2 इज इक्वल्स टू 5। आगे है g3 इज इक्वल्स टू क्या? g3 पूछा गया कि कितना होगा। देखिए सबसे पहले बोला कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट वो दोनों के सम और gxy -2 के इक्वल है, तो g2 भी हम लोग को दे दिया कि 5 होगा, g2 दिया है कि 5 होगा। अब हम लोग से पूछा है कि g3 कितना होगा, तो सोचिए इसमें कौन सा पार्ट है जिसको हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, मेरा काम खत्म हो गया। याद है आपको सम स्पेशल टाइप, या जिसको हम लोग क्या बोलते थे, फंक्शनल इक्वेशन, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। हाँ। अब यहाँ पे हम सबसे पहला अटेम्प्ट पता है कहां से लेना स्टार्ट करेंगे? g1 से। तो पुट x इज इक्वल्स टू 1। सर क्यों ऐसे? तो सर ऐसे ही का कोई कारण, देखिए 2 और 3 पूछा ना, तो इसके बैक में जाइए 1 आएगा इसलिए। ठीक है, x1 y1 पुट करेंगे तो g1 इंटू g1 इज इक्वल्स टू g1 प्लस g1 प्लस g1 -2। ठीक है, तो ये क्या आया? ये आया g1 स्क्वायर, ये क्या आया? -3g1, लेफ्ट शिफ्ट कर दिए, +2 इज इक्वल्स टू 0। क्या आपको g1 का वैल्यू मिला? क्या क्या मिला बोलिए तो? नहीं, 1 और 2 सही लिखे? अरे इसमें क्वाड्रेटिक बनाइए भाई, x स्क्वायर -3x + 2 का। ओ यस सर। हाँ और जैसे हाँ x सर। निकालते हैं वैसे ही g1 निकाल लीजिए। ठीक है, तो g1 का दो पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सा? एक है 1 और 1 और एक है 2। 2। अब हम लोग को नहीं पता इसमें से कौन एक्टिव होगा, कौन मेरे काम का होगा, तो इस बार क्या करते हैं ना, g0 निकालते हैं। अब g0 कैसे निकालेगा? तो जब आप x के जगह 0 पुट कीजिएगा तो g0 निकलेगा, तो सर g0 भी तो आपको उतना ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, g0 भी आपको उतना ही मिलेगा, 1 और 2 सेम, क्योंकि x और y दोनों की जगह 0 पुट करके सोचिए ना, मिल जाएगा। अब क्या कर रहे हैं ना कि x के जगह x छोड़ दे रहे हैं और y के जगह पे 0 पुट कर रहे हैं। x के जगह x छोड़ दिए और y के जगह पे 0 पुट कर रहे हैं, तो ये g0 पता नहीं, हो सकता है दोनों बराबर भी आ जाए। और उसके बाद gx प्लस g0 और प्लस g0 -2। g0 का वैल्यू क्या लें? एक बार 1 लेके रखते हैं, 1 रखते हैं, तो ये gx कट गया ना। अब 2 रखते हैं, 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या आपको समझ में आया बात? नहीं समझ? अरे पुट कीजिएगा तब ना पता चलेगा। g0 का वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, gx इंटू 1 इज इक्वल्स टू gx, तो gx और gx कट न जाएगा। यस सर। gx और gx कट जाएगा, तो gx कट ही जाएगा तो निकालेंगे क्या चीज? तो पुट कर रहे हैं इसको 2 को g0 के 2 जगह को यस सर। तो 2gx इज इक्वल्स टू gx +2 -2 g0 के जगह सर क्या किए? g0 के जगह सर 2 पुट किए, एक 2 कट गया। ठीक है,
अब यहां से इसको भेज दीजिए उधर, आपको gx का वैल्यू कितना मिल गया? 2। 2 gx ही हमको 2 मिल गया, मगर ये क्या बोल रहा है कि g2 5 है, ये बोल रहा है अब g2 5 है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? जब gx मेरा 2 मिल रहा है तो g2 कैसे 5 होगा? gx मेरा 2 मिल रहा है, अब g2 बोल रहा है 5। ऑप्शन क्या क्या दिया है अमरजीत? 10, 24, 21, none of these। तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा यार। gx gy इक्वल्स टू gx प्लस gy और प्लस gxy माइनस 2। अच्छा देखिए ना, सामने तो सॉल्व्ड है। बोलिए सर वो वाला ऊपर लाइन बताइए तो। ये हाँ सर, वो gx +2 फिर +2 और -2, वो 2 2 तो समझ आ गया, वो gx5 वाला क्या हुआ? देखिए, gx के जगह gx है, g0 के जगह 2 है, ठीक है। यस फिर उसके बाद gx के जगह gx है, यस सर। g0 के जगह 1 2, g0 के जगह 1 2 -2 -2, ठीक है। यस यस सर। तो gx2 ना आ रहा है यस सर। तब। यस सर। अब g2 तो सब जगह 2 भी पुट कर देंगे, तो ये भी तो कैसे देगा? 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा ना। तो एक जगह 1 पुट करते, एक जगह 2 पुट करते हैं, और g1 का वैल्यू तो है अपने पास, ठीक है। पता नहीं क्या क्या करता है। g2 x के जगह 2 पुट कर रहे हैं, हाँ, और x के जगह अगर 2 पुट करेंगे और y के जगह अगर 0 पुट करके चेक करना चाहें हम, तो रुकिए रुकिए, अब हमको चेक करना पड़ेगा। पता नहीं क्वेश्चन में कुछ इधर उधर दिया है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं बन रहा होगा अमरजीत, समझे? नहीं तो आप ट्राई किए होंगे, इसीलिए नहीं बन रहा होगा। g0 -2, तो यहाँ पे अगर हम g0 के जगह 2 पुट करते हैं तो 2g2 यानी कितना आ गया? g2 चेक करते हैं ना कि अब बराबर आया कि नहीं। r कितना आ रहा है? r हो रहा है, g2 बोला है 5 बोला, g2 5 बोला है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे 5 हाँ सर, 5 बोला है। 5 बोला है, और g0 के जगह हम 1 पुट करें या 2 पुट करें, तो हम 2 पुट करते हैं, पहले 2 पुट करते हैं, तो 2 2 और -2, क्योंकि g0 भी तो हमको 2 वैल्यू दिया था ना कहीं पे, ये रहा 1 और 2, ठीक है। 2 ये कट गया, ये आ गया 7, RHS पार्ट इज 7। अब LHS पार्ट में आइए, LHS पार्ट में g2 × g2 है, तो g2 का वैल्यू अगर हम 5 ले लें और g0 का वैल्यू 2 ले लें, तो ये तो 10 देगा ना, तो 10 जो है वो 7 के इक्वल कैसे होगा? वही तो कुछ मिस्टेक है। वैसे तो नन ऑफ दीज है मेरे पास, हम उसको आंसर बोल सकते हैं, मगर यही चीज सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है ना, समझे अमरजीत? यस सर। अगर मेरा ये टर्म नहीं दिया रहता तो हम तो आराम से निकाल लिए कि gx एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसका वैल्यू 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है g3 भी मेरा 2 आएगा। मगर ये ना गड़बड़ कर रहा है, ये पता नहीं क्वेश्चन में क्यों 5 दिया है, जबकि 5 तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, इसको LHS RHS सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन तो गलत है ना, आपको जेईई मेन के एग्जामिनेशन में मिल जाएगा, ये सब बुक में तो मिलेगा ही। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन? सर वहीं पर है सर, बहुत सारा क्वेश्चन देखिए। कहाँ क्वेश्चन है? एक के क्वेश्चन आप 2 बार भेज दिए। चलिए एक और क्वेश्चन सुनिएगा, सबको ही रेडी रहिए, आपके लिए क्वेश्चन है, बढ़िया है। बोला कि अगर देखो fx जो है वो 7 - x p फॉर परमुटेशन x - 3 है, तो इसका रेंज बताओ क्या है। fx अगर इतना है तो रेंज क्या है, और रेंज जो दिया है सेट फॉर्म में दिया है, मतलब 4-5 एलिमेंट होगा, ठीक है। देखिए इसमें कंडीशन क्या लगता है, अगर कभी भी परमुटेशन है तो परमुटेशन है, तो यहाँ पे परमुटेशन हमेशा NPR फॉर्म में होता है ना, NPR हाँ सर। फॉर्म में।
हम लोग को यहां से एक बात पता है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और r बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और तीसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग को पता है, n विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। तो ये तीनों कंडीशन यहां लगाएंगे, तीनों कंडीशन। तो फर्स्ट वाले कंडीशन के बेसिस पे देखते चलिए, फर्स्ट वाले कंडीशन के बेसिस पे n के जगह आपको क्या दिखा, 7 माइनस एक्स। तो 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x को उधर 1 को इधर, तो आप ये बोल सकते हैं x विल बी लेस देन इक्वल्स टू 6, ठीक है, x लेस देन इक्वल्स टू 6। सेकेंड में आइए, सेकेंड में r के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है, x माइनस 3, तो हम लोग बोलेंगे x माइनस 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तीसरे में आइए, तीसरे में n का मतलब 7 माइनस एक्स, r का मतलब x माइनस 3। अगर हम इस x को उधर भेज दें और 3 को इधर लाएं तो बन गया 10 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, यानी x विल बी लेस देन इक्वल्स टू 5। 1, 2 और 3, तीनों कंडीशन का कॉमन पार्ट इंटीजर्स लेंगे, तो x 5 से छोटा होना चाहिए और x 3 से बड़ा होना चाहिए, यही मिलेगा। अगर आपको चेक करना है तो 3 पुट कीजिए, 5 पुट कीजिए, 6 पुट कीजिए। पहला बोला 6 से लेस, लेफ्ट जाएंगे। दूसरा बोला 3 से ग्रेटर, राइट जाएंगे। तीसरा बोला 5 से लेस, इधर जाएंगे। चलिए देखिए, आपको कॉमन सेक्शन कहाँ मिला, तीनों का कॉमन सेक्शन कहाँ मिला, ये बीच वाला पार्ट, यानी Yes. x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 बट लेस देन इक्वल्स टू 5 बीइंग इंटीजर। तो 3 से 5 तक कितना इंटीजर और कौन कौन, 4 से 3, 4, 5, ठीक है। ये आपका रेंज हो गया, समझ में आया अमरजीत? या किसी को भी इसमें डाउट तो पूछ लें। परमुटेशन हमको नहीं आता। कौन नहीं आता है? परमुटेशन तो परमुटेशन यहाँ पढ़ाएगा, कंडीशन तो लिख दिए ना अभिषेक। यस सर। बस ये कंडीशन याद रखिएगा, अगर कभी भी ऐसा कोई केस रहेगा और उसमें डोमेन या रेंज पूछेगा तो यही 3 कंडीशन लगता है, समझ गए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, डोमेन के लिए भी यही सेम ही है। सेम सब जगह सेम। फिर एक बार नीचे कीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लेते। अरे रुकिए, अभी लविश एक बात पूछा, हम लोग से रेंज मांगा था ना, हाँ सर। हम लोग ये डोमेन निकाले हैं क्योंकि हम तो x निकाले हैं ना, x निकाले हैं। अब उसके बाद when x is equals to 3 तो अपना f3 फंक्शन का वैल्यू होगा, यहाँ पे पुट कीजिए x के जगह 3, तो ऊपर में क्या आएगा 4 और नीचे में क्या आएगा 0। अब देखिए, अब इससे आपको जरूरत पड़ जाएगा परमुटेशन का, तो जो परमुटेशन का पार्ट यहाँ हिडन था ना वो सामने आएगा और आप सीख लीजिएगा। अगर 7 माइनस 4 करें तो 3 और 4 माइनस 3 करें 1, x का वैल्यू अगर हम लोग 5 ले लें तो f5 हमको मिलेगा, 7 माइनस 5 मीन्स 2 और p 5 माइनस 3 मीन्स 2, ठीक है। दीज आर दी वैल्यूज ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड रेंज, इसको रेंज बोलेंगे। ये तो हम x का वैल्यू निकाले थे डोमेन, ठीक है। अब परमुटेशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है एनपीआर का, कोई बताएगा? सर n फैक्टोरियल r n माइनस n फैक्टोरियल माइनस r, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। r फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 4 फैक्टोरियल है तो 4 3 2 1 तक, मतलब कि उस नंबर से एक यूनिट घटते जाएंगे कहां तक, 1 तक, तो सबका प्रोडक्ट निकालेंगे, उसी को फैक्टोरियल बोलते हैं। यहाँ पे 4p0 यानी कि 4 फैक्टोरियल और बाई 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 हो जाएगा सर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। हाँ सर।
अगला वाला 3p1 यानी 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, तो इसका 3 आएगा सर। 3 आएगा सर। 2 1 और 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 कट गया, आंसर 3 आ गया। फिर 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल और डिवीजन में 2 माइनस 2 यानी 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, तो इसका मतलब ये 2 फैक्टोरियल यानी 2 मिला। तो अब जाके हम यहाँ आंसर दे सकते हैं कि मेरा रेंज क्या होगा। रेंज मतलब यहाँ फंक्शन का वैल्यू इट इज 1 फिर 2 और 3, समझ में आया? 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3। यस सर। चलिए, ये था अपने पास आंसर। कारण है कि हमसे क्वेश्चन में रेंज मांगा था, हमसे क्वेश्चन में डोमेन नहीं मांगा। हाँ, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे थे, लीजिए। ले लीजिए सर। ठीक है सर इसका नोट्स मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल मिलेगा। सर और एक है सर, देख लीजिए सर। एक और क्वेश्चन है एफ fx एक्स वाला minus सर, y एक्स स्क्वायर था। into fy, ये क्लास में कर लिए थे अभी अमरजीत, देखिएगा। सर एफ एक्स का स्क्वायर था ना सर, और 1/f(x) का 1/x वो वाला। ओ ये वाला नहीं, 12 नहीं, कहाँ है क्वेश्चन? हाँ मिला। fx is an even function and satisfies the relation x square। देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन अपने पास है fx is an even function। fx कैसा है? एक इवन फंक्शन है। और दूसरा satisfies the relation, this fx satisfies the relation x square fx minus 2f1 by x is equals to gx, is equals to gx, ऐसा। where gx is an odd function, gx कैसा है? एक odd function है, odd function है, ठीक है, odd function। तो बोला then the value of f5, f5 क्या होगा? और यहाँ पे ऑप्शन में चारों जगह कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास fx इतना दिया हुआ है that will be equals to gx, तो एक बार क्या करते हैं ना, x के जगह 1/x पुट कर सकते हैं, ठीक है, x के जगह 1/x पुट कर सकते हैं, और x के जगह अगर हम -x पुट करेंगे, क्योंकि इवन ऑड का बात हो रहा है ना, तो ये वही रहेगा, ये वही रहेगा, और ये 0 बराबर 0 आ जाएगा। सबट्रैक्ट करेंगे तो 2gx 0, तो gx भी 0। देखिए देखिए, सुनिए सुनिए क्या बोले अभी हम। पुट करेंगे -x कहाँ? एट प्लेस ऑफ x, तो हमको क्या मिलेगा यहां से? -x का स्क्वायर यानी यही f ऑफ -x minus 2f minus 1/x is equals to g of -x। देखिए क्वेश्चन वाला क्या बोला कि f इवन है, अगर इवन है तो ये माइनस f ऑफ -x क्या बनेगा, बोलिए तो? प्लस हो जाएगा। अरे fx बनेगा। हाँ सर, प्लस में बोल रहे, माइनस हट जाएगा। हाँ, ये जो है अगर इवन फंक्शन होता है, इसका मतलब है कि f ऑफ -x जो होगा वो सिंपल fx के बराबर होगा, यही ना सीखे थे, ठीक है। हाँ सर, वही बोल रहे। तो f ऑफ -x किसके बराबर? fx। और f ऑफ -1/x भी किसके बराबर? f ऑफ 1/x। मगर g क्योंकि ऑड है, ऑड होने का मतलब हो वही गया रहेगा कि सर। g ऑफ -x दैट विल बी इक्वल्स टू -gx, -gx। तो यहाँ हाँ पे सर। बाहर मेरा -gx आएगा। अब हम आपसे केवल क्या बोल रहे हैं ना कि एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इस पूरे पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड 0 लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? राइट हैंड साइड में आएगा कि g ऑफ -x, फिर सब्ट्रैक्ट करने बोले ना,
प्लस जी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये तो कोई बात नहीं, ये जी एक्स के ऑड होने का नेचर बता रहा है। अच्छा दूसरा, एक बार दोनों को ऐड कीजिए, ऐड कीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट नहीं कटा ना अभी तक मेरे पास, ये वाला पार्ट कटा नहीं। यहां से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 2, कुछ नहीं, यही कंडीशन हम लोग को मिल जाएगा वापस, यही कंडीशन मिल जाएगा वापस। तो f कैसे निकालेंगे हम, सेम कंडीशन हमको मिल जाएगा। फिर से एक बार ऐड करके देख लेते हैं। वैसे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर एफ एक्स यस सर, ये माइनस तो कर जाएगा। 2 टाइम एफ 1/x, और क्या मिलेगा राइट हैंड साइड में, अगर ऐड कर रहे हैं g ऑफ माइनस एक्स और इसके साथ में माइनस जी एक्स, तो g ऑफ माइनस एक्स तो माइनस जी एक्स के बराबर होगा क्योंकि ऑड है, तो यहाँ पे माइनस 2gx। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो gx है दैट इज नेगेटिव ऑफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे हम लोग को। gx जो है वो 2 टाइम f 1/x और माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स के बराबर होगा, ऐसा। तो ऐसा तो मेरे पास पहले भी दिया हुआ था यहाँ पे, और फंक्शन को माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये है। अब एफ एक्स निकालना है मेन, ठीक है, मेन है एफ एक्स निकालना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पुट 1/x एट प्लेस ऑफ x। अब हम उसी पे प्रोसीड करेंगे, यही लिखा हुआ है, पुट 1/x एट प्लेस ऑफ x, एट प्लेस ऑफ x। बहुत रैंडम होता है ये ना। हाँ अब देखिए, दिख रहा है ऊपर, तो यहाँ आया 1/x स्क्वायर f 1/x, फिर उसके बाद -2fx एंड इट विल बी इक्वल्स टू g 1/x, ऐसा है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, जैसे सॉल्व करना सीखे थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ f 1/x का कोफिशिएंट है यानी 1/x स्क्वायर से, और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ 1/x का कोफिशिएंट है यानी 2 से, और बाद में हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है सर, क्या कर रहे थे, 1/x हटाना चाहते हैं, f 1/x कैंसिल करना चाहते हैं और fx निकालना चाहते हैं, बस उसी के लिए ये काम हुआ। तो देखिए अगर फर्स्ट में 1/x स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट में 1/x स्क्वायर से, तो वो क्या मिलेगा fx, फिर 1/x स्क्वायर से -2/x स्क्वायर और f 1/x इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर के साथ gx। अब हम लोग थोड़ा नीचे चल सकते हैं, सेकंड में मल्टीप्लाई करना है, सेकंड अपने पास जो इक्वेशन था उसमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2/x स्क्वायर f 1/x माइनस 4fx इज इक्वल्स टू 2g 1/x, ये ऐसा है। अब यहाँ पे आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपको देखिए ये टर्म इसके साथ कटता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। जैसे ये कैंसिल हो गया तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि -3fx इट विल बी इधर साइड में 1/x स्क्वायर gx और +2g 1/x, ये ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, तो अब हम पुट कर रहे हैं -x एट प्लेस ऑफ x, तो इधर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रह जाएगा -3fx इज इक्वल्स टू, यहां माइनस नहीं, यहां से माइनस आएगा बाहर,
तो माइनस जी एक्स, ध्यान दीजिएगा माइनस एक्स रखे एक्स की जगह, बाई एक्स स्क्वायर, यहां से भी माइनस बाहर आएगा, 2 टाइम जी 1 बाई एक्स। अब क्या कीजिए ना कि इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए। जैसे हम ऐड करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कट गया, ऐड करेंगे तो -6f(x) कितना आ रहा है? 0। तो इसका मतलब है कि f(x) का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है? 0। f(x) 0। अगर f(x) 0 आ गया तो क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या किया था? f5 दिखे नहीं गई? हाँ ये रहा, दिखा आपको? f5 वैल्यू बोलिए क्या होगा, बोलिए f5 कितना होगा? सर सर तो क्वेश्चन दिखाइए सर हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, f(x) इक्वल्स टू 0 का मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन होता है ना अमरजीत। हाँ सर। सर एक और बार समझाइए ना, बहुत बड़ा था तो समझ नहीं आया था अपना। हम रिपीट कर देंगे, एक्चुअली में ऊपर वाला कोई काम का नहीं है। देखिए क्वेश्चन जब मिलता है तो जिस पोजीशन पे आप उसी पोजीशन पे हम, मेरे लिए भी नया है क्योंकि सारा क्वेश्चन हम बना के थोड़ी बैठे, इतना सारा दुनिया भर का बुक और क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन मिलता है तो मेरे लिए भी नया, आपके लिए भी नया। हम क्या किए कि स्टार्टिंग में ये जो काम किए ना, इसका कोई वैसा हमको बेनिफिट नहीं मिला। हम आपको अभी बता दें, ये जो ब्लैक वाला वर्क हुआ है इसका हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो आप इसको इग्नोर करें, ठीक ना? आप इसको इग्नोर करें, आप इसको इग्नोर कीजिए। तो हम स्टार्ट कहां से करें? ये तो अभी क्वेश्चन ही था, यहां से स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में ही पुट 1/x एट प्लेस ऑफ x, समझे अभिषेक? यस सर। ठीक है, ये जो अभी हम किए इसका कोई यूज नहीं है, ठीक, तो इग्नोर करें। जैसे हम x के जगह 1/x या 1/x की जगह x पुट करेंगे तो ऐसा हमको सेकंड इक्वेशन मिलेगा, यहां तक समझे? यस सर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके अननोन फाइंड करते हैं ना, यस। हमको f(x) का जरूरत है तो हम इसको बचा रहे हैं, हमको f1/x का जरूरत नहीं है तो उसका कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई किए और बाद में ऐड कर दिए। तो देखिए f1/x कट गया, यस सर। और f(x) निकल गया इन टर्म्स ऑफ gx। अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज किए कि gx अगर ऑड है तो इस पे माइनस लगाने से वो माइनस बाहर निकल जाएगा। अगर हम x के जगह -x पुट करेंगे तो वो माइनस बाहर निकलेगा, समझे? यस सर, -f(x) और इंटू -3। क्या किए कि यहाँ से एक इक्वेशन नंबर a और इक्वेशन नंबर b बना लिए और इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दिए, उससे मेरा g कैंसिल हो गया और f का वैल्यू निकल गया। f(x) अगर 0 आया यानी इट मीन्स अ कांस्टेंट फंक्शन, तो अगर x के जगह 5 भी पुट करेंगे तो आंसर मेरा 0 ही आएगा, समझे? यस सर। चलिए ठीक है, डाउट खत्म? और है सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए सर इसका। ऊपर कर दें? सर इसका वो भेजेंगे ना PDF? हाँ 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 भेजेंगे भेजेंगे। असल बात है कि हमको भेजने में जो आधा एक घंटा लग जाता है ना, तो बहुत कोई क्या करता है स्क्रीनशॉट ले लेता है और मेरे भेजने से पहले अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर देता है। बना लिया, नहीं बनाया तब तक तो पहुंच जाता है PDF, इसीलिए, समझे? अरे ये सब होता है ना प्री प्लानिंग, समय बचाने के लिए। सर 20 मिनट पढ़ लेते मैट्रिसेस। हटा दे सूरज। हाँ सर हटा दीजिए। आइए मैट्रिक्स में, देखिए मैट्रिक्स में हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट किए थे उसके बाद का अपना पार्ट है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। सर कैसा ऑपरेशन होगा? मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है एडिशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है सब्सट्रैक्शन, इसका ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का 2 कैटेगरी होता है, बाय कांस्टेंट एंड बाय मैट्रिक्स। सर इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय अ मैट्रिक्स, ठीक है ये चीज। और डिवीजन इसमें नहीं होता है, मगर डिवीजन एक अलग सेंस में लिया जाता है, उसको इनवर्स कहते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रखता है। और इनवर्स ही वो सेक्शन है जहां से 6 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% सियोरिटी के साथ मैट्रिसेस से आता है, ठीक है? 100% सियोरिटी हर साल आता है, हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में
5 या 6 नंबर का एक क्वेश्चन इनवर्स के कॉन्सेप्ट पे रहता ही रहता है। मैट्रिक्स 10 नंबर का आता है, उसमें से एक क्वेश्चन इनवर्स से रहता है जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन होता है या 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैटर्न। आइए, सबसे पहला बात बोला इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या है ना, इसेंशियल कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिसेस कैन बी इक्वल, मैट्रिसेस मे बी इक्वल, ठीक है, मे बी इक्वल या कैन बी इक्वल इफ ऑर्डर्स आर सेम, इफ ऑर्डर्स आर सेम और आइडेंटिकल। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकता है जब पहला कंडीशन उसका ऑर्डर सेम हो। तो दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि एलिमेंट्स एट रिस्पेक्टिव प्लेसेस, एलिमेंट्स एट रिस्पेक्टिव प्लेसेस, रिस्पेक्टिव प्लेसेस शुड बी इक्वल। रिस्पेक्टिव प्लेसेस का मतलब और अपना अपना जगह होगा सर, रो और सर कॉलम उस मतलब होगा, ये सही बोला। पोजीशन अब सेम इन होगा दोनों सबका। बात को थोड़ा अप्लाई करते हैं। मान लीजिए ए कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें एलिमेंट लिखा है A11 A12, यहाँ होगा 21 और ये होगा 22। कितने ऑर्डर का है ये? 2 into 2 2 by 2 2 by 2 और और 2 by 2 एक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, इट इज B11 B12, फिर उसके बाद B21 B22, कितने ऑर्डर का? सर 2 by 2 अगर क्वेश्चन ये बोला कि A is equals to B, तुरंत हम चेक करेंगे सर A11 is equal to B11 हाँ सेम है। दूसरी बात हम चेक करेंगे क्या रिस्पेक्टिव प्लेस का एलिमेंट्स इक्वल है। रिस्पेक्टिव प्लेस इसी को बोलते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। साथ ही साथ जो A21 है इट विल बी इक्वल्स टू B12। क्या सही बोले? नो सर, तो क्या गलती कर दी? सब B21 होगा। B21 होगा। बस यही चीज हमको ध्यान में रखना है कि कहीं उल्टा उल्टा नहीं हो जाए। रिस्पेक्टिव प्लेसेस मतलब सेम सेम। ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का है ना, तो उसी प्लेस के एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसी प्लेस के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन कैसा रहता है? क्या चेक करने बोलेगा? नहीं, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि इफ द मैट्रिक्स containing 2 minus x 3 फिर y plus 1 1 will equals to 0 3 2 1। तो बोला फाइंड x, find x y आंसर बोलिए। सर सर x का 2 होगा सर और x y equal का to सर 2 और y का का 1 हो y का 1। ठीक है, तो x निकालने के लिए जो समझ गए आंसर दे दीजिए, दे दिए। जो नहीं समझे थोड़ा ट्राई करेंगे। x निकालने के लिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे x निकालने के लिए जो 2 माइनस एक्स है 1 1 प्लेस का, इट विल बी इक्वल्स टू 0। सर क्या बोले आप? सर बोले कि देखो बाबू, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, और दूसरी बात अब इसके बाद बोलने वाले हैं, फ्यूचर की बात है, कि जो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो चलते चलते दूसरे मैट्रिक्स के सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। बस कुल मिला के यही बात बोलना था। और यहां से अब इक्वेशन सॉल्व करके x निकला 2 और y सॉल्व करने के लिए y प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू कितना? 2। तो y सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1। क्या आपको 1। समझ में आया कैसे निकलेगा? यस सर। ठीक है, कहीं कुछ भारी मुश्किल बात हो जाए तुरंत बोल देना है। चलिए अब एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। क्या बड़ा, अभी एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट है, कितना बड़ा हम ले लेंगे। चलिए वैसे देखा जाए 2x माइनस वाई, ठीक है, यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 3x, यहाँ लिखा है x प्लस वाई। अब देखिएगा क्या होने वाला है। सॉल्व तो आपको करना है, लिखते चलिएगा कॉपी में। ठीक है, ये लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 0 और ये लिखा है 2। आपसे बोला फाइंड करो x एंड y, आपसे बोला तो बनाइए। सर y -1 है और x 0 है। देखिए हमको आंसर मिल गया फटाक से। हाँ y सर, वही होगा। -1 है सर और x 0 है। x 0 है। और किसी का आंसर बनाइए बनाइए। Correct y2 है। y2 है।
हाँ अरे, x 0 है। x 0 है और दूसरा आंसर x1 है। Yes, sir. X 0 है, Y 2 है. ठीक है। और राहुल x 1 आ रहा है, यस सर। अब y सर y अभी नहीं, y सर। सर y2 है। y 2 है। ठीक, इतना सारा सर आंसर। y 1 आ रहा है सर। अब y 1 आ रहा है और x भी 1 ही आ रहा है। नहीं सर x दोनों 1 आ रहा है सर। x तो सर 0 आ दो रहा है सर। जगह अलग अलग आ रहा है आंसर। हाँ सर, दो जगह अलग वही अलग तो, आ रहा है। ऊपर वाला में अलग है और नीचे वाला में अलग है। वाले हम में तो अलग आ आपको रहा है, बोले नीचे थे, वाले में- देखने में ये हल्का लग रहा है। हाँ अमरजीत बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? सर x 0 और y 1 आ रहा है। सर y का दोनों में वैल्यू यार। भी 1 आएगा सर, और x का वैल्यू भी सर 1 आएगा। अच्छा ठीक ठीक। सर नॉट डिफाइंड। हाँ बस बस, आप सही जगह पहुंच गए, हम धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो सीखे हैं वही काम करेंगे, उसके बिना इधर उधर कहाँ हम लोग हाथ पैर मारेंगे। तो सीखे हैं कि ये पहला प्लेस जो है पहले के इक्वल होगा, तो 1 कर दिए, एक इक्वेशन मिल गया, ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं हमको। ये तो देख के थोड़ा खुश हो गया कि चलो मैट्रिक्स थोड़ा इक्वल है। अच्छा अब पहुंचे यहाँ पे, तो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है ना कि जो 3x है इट विल बी 0, यहाँ से डेफिनेटली हमको x 0 मिलेगा, हम निकाल के बैठ गए। फिर उसके बाद मन किया कि जब ये आ ही गया तो क्यों नहीं यहाँ पुट कर दे, और पुट करने के साथ फटाक से y निकल गया। ठीक है, फटाक से y निकल गया -1, हम लोग पूरा खुश, चलो आ गया है, क्या आ गया है, आंसर आ गया है लगभग। क्या आंसर आ गया है, x 0 और y -1। फिर ध्यान गया कि अरे नहीं, अभी तो थोड़ा सा हम एक चीज इग्नोर कर दिए, उस पर भी ध्यान दे ही देते हैं। तो ध्यान देने चले तो x + y जो था वो 2 आ गया। फिर सोचिए कि अब क्या करिए, अकेला सॉल्व कैसे होगा, तो x के जगह 0 पुट किए, x के जगह 0 पुट किए। जैसे x के जगह 0 पुट किए तो फटाक से y निकल गया कितना, 2। हम लोग सोचे चलो एक आंसर। अगली बार क्या किए कि सोचे ना, इस बार क्या करते हैं, y के जगह -1 पुट करते हैं। तो y के जगह -1 पुट किए, फटाक से x का वैल्यू हमको 3 मिल गया। तो अब जाके कंफ्यूजन मेरा स्टार्ट कि सब तो इन्हीं मैट्रिक्स के इक्वालिटी से निकला, तो क्या आंसर होगा, अब वो देने में मेरा दिमाग घूम रहा है। तो जब कभी भी ध्यान रखिएगा, जब कभी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन से सिंगल पर्टिकुलर इक्वेशन से अगर मल्टीपल वैल्यू मिले, ठीक है, प्रोवाइड सिंगल पर्टिकुलर इक्वेशन प्रोवाइड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, सर तो कॉमन वाला ले। मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, देन नॉट पॉसिबल। नो सॉल्यूशन। वैसे केस में नो सॉल्यूशन मेरा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्या आंसर होगा, नो। हाँ सर। समझ गए। अगर हम तीनों सॉल्व करते और तीनों में x 0 मिलता देखिए। और y -1 मिलता, वही आंसर हाँ होता। सर। यस मगर क्योंकि डिफरेंट आंसर आ रहा है, एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल का मल्टीपल आंसर कैसे होगा, जबकि सबका सब तो लीनियर है। हाँ क्वाड्रेटिक होता तो हम वो पॉसिबिलिटी पे सोच भी सकते थे, है ना। चलिए ठीक है, और कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, पूछना होगा तो आराम से सर ऊपर जो लाइन लिखे हैं सर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना सर। ये वाला अंकुर हाँ सर। लिखे हैं कि एक सिंगल सा इक्वेशन अगर किसी कारणवश मल्टीपल वैल्यूज देता है वेरिएबल का, तो वैसे केस में एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ दें, सिंगल इक्वेशन प्रोवाइड। इंग्लिश में पढ़ लिया सर हो गए सर, हो गए समझ में गए। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, देखिए ये था अपने पास इक्वालिटी, तो एक जगह पॉसिबिलिटी था, एक जगह पॉसिबिलिटी नहीं था, दोनों चीज कैलकुलेट करके देख लिए। अगला पार्ट है ना एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसका मतलब तो आप समझ गए कि केवल क्या करना है, मैट्रिक्स को ऐड करना है, केवल हमको मैट्रिक्स को ऐड करना और तो कुछ नहीं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें भी पहला कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, पहला कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ऑर्डर शुड बी इक्वल, ऑर्डर शुड बी इक्वल, ऑर्डर मेरा सेम होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो दूसरा काम, दूसरा है ऑपरेशन, कि हम इसको ऐड करेंगे कैसे। मान लीजिए ए कोई एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए आई जे और इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। सूरज कुछ बोलना चाहते हैं? बी एक मैट्रिक्स है
तो सर बी आई जे, बोल लीजिए बोल लीजिए। अरे नहीं, गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है। देन a प्लस बी इज इक्वल्स टू, देखिए एक मैट्रिक्स था ए आई जे ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n, बी एक मैट्रिक्स था बी आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो जब हमसे बोला कि a प्लस बी निकालो तो सिंपल रिस्पेक्टिव प्लेस के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, रिस्पेक्टिव प्लेस के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और इस एडिटिव रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा वो भी हमेशा m क्रॉस n ही होगा। यानी मैट्रिक्स को ऐड करने पे उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, बल्कि 1 1 प्लेस 1 1 के साथ ऐड होगा, 1 2 प्लेस 1 2 के साथ ऐड होगा, 2 1 प्लेस 2 1 के साथ ऐड होगा। ठीक है, यही बात बोलना है इसका। अब इस पे क्वेश्चन कैसा रहेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा ऐड करो। एक मैट्रिक्स ए दे दिया, यहाँ पे लिखा है 2 1 3 1 2 1। एक मैट्रिक्स बी दे दिया और इसमें बोला है 0 7 3 1। बोला ए प्लस बी बताओ, आंसर बोलिए आंसर। आपके बोलने से पॉसिबल ही पहले नहीं। सर पॉसिबल नहीं है सर, होगा। कैसे? सर इसका ऑर्डर सेम नहीं है इसीलिए सर ना। ऑर्डर सेम नहीं, इधर 3 into 3 है सर, सॉरी 2 into 3 है, इधर ये इधर 2 into 2 है। 2/3 है और ये 2 क्रॉस 2 है। ऑर्डर्स आर नॉट इक्वल, फर्स्ट रूल का वैल्यूएशन हो रहा है, नहीं होगा। ठीक है, एडिशन के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं रहेगा कुछ देखना ताकना नहीं है, सीधा बोलना है कि ये पॉसिबल ही नहीं होगा, निकालने के बारे में तो सोचना भी नहीं। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन, ए को एक मैट्रिक्स दिया, छोड़िए अब क्या मैट्रिक्स उट्रिक्स लेंगे, 2 1 1 1 2 1 0 1 3 और इसके साथ प्लस में लिख दिया यहाँ पे ए बी सी पी 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 क्यू आर और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड और इसके साथ माइनस की प्लस ही करना है ना, इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 12 10 -3 -2 0। आपसे पूछा चलो ए बी सी डी पी क्यू आर एक्स वाई जेड का वैल्यू बताओ, क्या कीजिएगा? सर सबको ऐड करेंगे, मतलब रिस्पेक्टिव प्लेस वाला। मतलब एक पार्ट हम दिखा दें कि 2 get added with a and it will be equals to 2। तो यहाँ से सॉल्व करके 1 + b = चलिए ठीक है, सॉल्व करके बी बताइए अपने अपने बोलते चलिए, हम लिखते 3 होगा सर। 3। सी बोलिए। 5 पी 7 है 7 सर। क्यू 10 10 आर 9 9 एक्स माइनस -3 होगा, 3 हो जाएगा सर। सर वो 0 है कि 1 है? सर -3 होगा सर। 3 हो जाएगा सर माइनस सर -3 ही होगा। -3 होगा सर। और वाई सर y -1 -3। अच्छा -1 -1 अच्छा हाँ तो -3 z -3 -3 जेड z -3 सर। ठीक है, अगर आपको किसी में भी कोई डाउट लग रहा है कि आपका आंसर डिफरेंट आया, आप बिल्कुल खुल के बोलिए, चेक किया जाएगा। नहीं सर सेम है सर। सबका सेम है ना, ठीक है। इस टाइप से अननोन फाइंडिंग में देगा, एक्चुअल में खाली एडिशन से क्वेश्चन नहीं देता है, वो मिल जाता है। देखिए ना अभी हम मिलाने ही वाले थे मगर ध्यान आया कि अभी तो पढ़ा ही नहीं है। सर y का वैल्यू सर -3 होना चाहिए। अच्छा वाई को चेक करना पड़ेगा हमको, देखते सर हैं। 1 + y = -2 तो -2 भाई माइनस होगा ब्रो। ये ऐसा 1 + y इज इक्वल्स टू -2 तो y इज इक्वल्स टू -3 इज द करेक्ट, -3। ठीक है राहुल? हाँ यस। और कहीं कुछ नहीं? ठीक, अच्छा एक और छोटा सा जगह बच ही गया है तो 1 मिनट के लिए बात कर लें। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर, ठीक है पहला, और दूसरा मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर।
देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं? यस सर। नहीं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से फोन आया है, क्लास के बाद बात किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ, और उसके बाद एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ। कौन फॉलो कर रहा है? मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज, मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ, इस चीज को ये फॉलो करता है। आगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कोई भारी मुश्किल बात नहीं, सेम से, ठीक है। पहला चीज क्या? फोर सब्सट्रैक्शन, फोर सब्सट्रैक्शन। आप ये कह सकते हैं ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा बात आप क्या बोल सकते हैं कि रिस्पेक्टिव प्लेस एलिमेंट्स, रिस्पेक्टिव प्लेस एलिमेंट्स, प्लेस एलिमेंट्स गेट सब्ट्रैक्टेड टुगेदर, गेट सब्ट्रैक्टेड टुगेदर। मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं? यस इसका सर। मतलब ए कोई एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का? ए आई जे। हम यहाँ बोले ये 3x2 ऑर्डर का है। फिर उसके बाद बी एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट बी आई जे है, और हम बोले ये m×n ऑर्डर का है। हम क्या बोल दिए? n जो है, n कितना बोले हम? 2 हो जाएगा सर। वही होगा। वही होगा, अच्छा वही होगा। वही मतलब तो इंफिनिटी, वो तो डोरेमोन का पॉकेट है, वही मतलब डाले वही, डाले वही। देखिए 3x2 क्या बोले थे? ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो भाई अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करना सब- चाहते हैं तो ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो m के प्लेस पे 3 और n के प्लेस पे 2, पहला चीज ये, वही नहीं होगा सर। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा बात ये है कि अगर a माइनस बी निकालें तो इट इज द मैट्रिक्स वेयर ए आई जे ना बी आई जे सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए आई जे। क्या बोले? बी आई जे सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए आई जे। और ऑर्डर कितना? 3x2 की m×n? सर जो भी जो भी लिख दें, ये भी ठीक था, ठीक है। अच्छा, b माइनस ए कितना? अरे बी आई जे माइनस ए आई जे, यस सर। ऑर्डर 3x2। हम आपसे ये पूछें कि मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, सही कि गलत? फॉलोज कॉम्यूटेटिव, सोच लीजिए, सोच लीजिए, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस ए। बोलिए सही कि गलत? सर सही है। सही है। 1 माइनस 3 और 3 माइनस 1 बराबर होगा? गलत होगा ना सर। गलत होगा, ये हम भी अच्छा सोचे। हाँ सर। ये बराबर नहीं ना होगा। नो सर। देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं, देखिए, हाँ सर। यस सर। बस इसको कान पे लगा लेना है, ठीक है। तो a माइनस बी कभी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा? नहीं सर। ना, डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। समझ गए? एडिशन फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। आपके लिए क्वेश्चन है, एकदम फटाफट आंसर देने का कोशिश करना है। ए लिखा 1 2 1 2 3 1, बी लिखा, बी लिखा है 2 1 2 0 0 2, और सी लिखा है 0 1 3 1 1 3। आपसे पूछा देखो a में से b को सब्ट्रैक्ट करके
और उसके बाद सी को ऐड कर देना और आंसर बता देना। आपका काम है, आप बोलते चलिए, हम फिलअप करते चलेंगे। सर माइनस -1 सर। -1 -1 होगा। 1 -1 1 माइनस 2 3 -1। सबको ही देख लीजिए अपना अपना आंसर बनाना है, ठीक है, अपने से बनाना है, चाहे वर्बली बनाइए या लिख के बनाइए, किसी भी तरीके से अपने से बनाना है, ठीक है। सर आंसर होगा -1 2 -2 3 -1 2 4 और सर -2। -1 और 2 होगा सर। होगा ना, अच्छा, डिफर कर रहा है, यस। तो नीचे 3 Yes, होगा ना। देख लीजिए फिर उसके बाद बोलिए। यहाँ क्या लिखे, बोल बे नहीं कर, 2 होगा ना सर। यहाँ तो 2। नीचे वाले में तो 3 होगा। हम चेक ही कर लेते, इतना अच्छा इंतजार जो कर रहे हैं हम आपको। नहीं सर 1 में सर लिखे ए वहां पर में से ऊपर वाला में किया उसमें 2 होगा। -1 और +0 किए -1 करें। यस सर 2 में से 1 गया 1 1 और +1 2। 2 2 होगा सर, वही अच्छा, बोल रहे थे। 1 में से 2 गया -1 और +3 2 होगा। यस सर यस सर। हाँ 3 सर हम होगा। A-B खाली बताए थे, उसके बाद +C करते हैं। कोई गलत बात है ना, हम आंसर। हाँ, अच्छा, हाँ 3 होगा 2 सर। में से 0 गया 2 और +1 कर दिए, लीजिए यहाँ 3 आ। 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 4 में होगा से सर। 0 गया और +1 कर दिए 4। 4 होगा सर। Yes, sir. फिर 1 में यहाँ भी 2। 2 गया -1 और 2 होगा +3 कर सर। दिए, लीजिए 2 आ गया। ये भगवान, कितना गलत बताए, एक ठो छोड़ के सब। नहीं तो सर नींद नहीं में सर, एक ही बार में हम कोई बोल दिया A- सर सर पूरा। किए थे। आँख सर हम मीच के बोल दिया सर। A-B कुछ किए भी। थे खाली। नहीं अभी तो हम ए बस तो माइनस मैं बी तो पूछे नहीं थे, हम तो पूछे थे ये पूरा पार्ट। हाँ, सर उसके बाद वाला हम बता देते पूरा। देखिए नहीं। अगला, ठीक है, कोई बात नहीं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर मतलब सर डायगोनल का एक कोई भी मतलब फिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अलग है, वर्ड वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। स्केलर मैट्रिक्स अलग है और सर स्केलर मतलब नंबर। स्केलर मतलब कांस्टेंट, एक नंबर, ठीक है, कांस्टेंट सर। सिंपल सा एक नंबर, जैसे 2 3 4 नहीं होता है, वैसा ही टाइप का कुछ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है ना, सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा कि इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, हम कोई स्केलर स्केलर नहीं बोल रहे, मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये होता है देन ईच एंड एवरी, हर एक एलिमेंट, each and every should multiplied by that constant, each and every element should multiplied by that constant, should multiplied, क्या बोले अभी, multiplied by that constant, क्या बोले अभी, समझाइए, नहीं पता। सर कोई भी कांस्टेंट से जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट्स को, वो पूरा कांस्टेंट को सारा एलिमेंट से करेंगे। सर वो कांस्टेंट को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये, यस सर। अगर ए मैट्रिक्स में ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, अगर हम मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट ए मल्टीप्लाइड बाई 2, सेकेंड भी मल्टीप्लाइड बाई 2, थर्ड भी मल्टीप्लाइड बाई 2 और फोर्थ भी मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसका रिवर्स सोचिए, तो रिवर्स ये है, इफ वी हैव टू टेक कॉमन, if we have to take common from any matrix, किसी मैट्रिक्स से अगर हमको कॉमन लेना है, then that number must be common between each and every element, ये क्या बोला, ये क्या बोला, सर हर एलिमेंट में एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो चारों का सेम हो। मतलब कि ए कोई एक मैट्रिक्स था, नाम है ए, 2 3 4 6 10 0 2 6 12, बोलिए क्या कॉमन निकलेगा,
सर 2 सर कॉमन तो 3 में नहीं निकलेगा। हाँ, यही एक नंबर है। टोटल 9 एलिमेंट है ना, 9 में से 8 ऐसा है जिसमें से 2 निकल जाएगा, मगर Yes, sir. एक ऐसा है जिसमें से 2 नहीं निकल रहा है, तो कॉमन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर आपसे ये बोल दे कि देखो बी एक मैट्रिक्स है, बी कौन सा मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। सर तो इसमें फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना सर 2 कॉमन लेके? ओ इससे करिएगा, हाँ कर दीजिए, मगर निकल नहीं ना रहा है, इंटीजर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन में हम लोग अभी नहीं लिखेंगे, हाँ उसको वो तो हम लोग कहीं से भी निकाल के लिख देंगे, मगर हम बात कर रहे हैं कि सब में से वो कॉमन आना चाहिए, तो यहाँ कॉमन आ नहीं रहा है तो छोड़ दिए, ठीक है। 303 वो आगे मिलेगा अभी आपको इनवर्स में। फिर उसके बाद लिखा हुआ था 15, यहाँ पे लिखा था 6, यहाँ पे लिखा था 3, यहाँ लिखा था 0 0 0। बोलिए क्या कॉमन निकाल ले? सर 3 तो निकल जाएगा सर। 3 निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 101, यहाँ बचेगा 521, यहाँ बचेगा 0 0 0 0। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 3 टाइम्स कोई एक मैट्रिक्स है, जब आप इसको वापस मल्टीप्लाई कीजिएगा ये यहाँ चल जाएगा। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ आइएगा तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, तो वो इक्वल है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालने का काम इनवर्स में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में ना सर, बहुत काम देगा, ठीक है, बहुत काम देगा, ठीक है। अब है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये कुछ वैसा बात नहीं है, इन सबको थोड़ा सा बोलिए बोलिए बोलिए। सर इसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन वाला में। ऑर्डर यहाँ ले कहाँ रहे हैं आदित्य, कहाँ फंस गया? नहीं कोई जरूरी नहीं है सर, यहाँ पे तो एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। हाँ सर वही पूछे, तो कोई जरूरी नहीं ना सर कि इसमें मतलब सेम लीजिएगा तो 2 मैट्रिक्स चाहिए ना, यहाँ तो एक ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। हाँ सर, तो फिर हमको ऑर्डर सेम या डिफरेंट देखने का जरूरत ही नहीं है, एक अकेला है तो कहाँ सेम होगा कहाँ से डिफरेंट होगा, समझे ना, उस पर सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। आगे ये बोला ना कि प्रॉपर्टीज है कुछ एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, तो क्या प्रॉपर्टी है? बोला कि ए कोई एक मैट्रिक्स है जो इस वाले सेक्शन से बिलोंग कर रहा है, यानी एम देखिए क्या बोल रहा है, कंसिडर ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n whose elements are from a set f denotes rational, real or complex. Let m into n f denotes the set of all such matrices. जो जो पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकता है रैशनल में, रियल में, कॉम्प्लेक्स में, उन सब को ये डिनोट कर रहा है, और ए उससे बिलोंग कर रहा है, बी भी उससे बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ए और बी रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन करने वाला कोई 2 मैट्रिक्स है। तो बोल रहा है कि जब आप उसको ऐड कीजिएगा तो जो एडिशन रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट ऑफ मैट्रिसेस से बिलोंग करेगा, यानी कि जब आप a प्लस बी कीजिएगा तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका एलिमेंट भी रैशनल होगा या रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आ रहा है बात? नहीं आया? सर एग्जांपल दे दीजिए। सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए ए कोई एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से, ठीक है ना, रैशनल नंबर से। दूसरा समझिएगा, बी कोई एक मैट्रिक्स है, बी आई जे कंटेन कर रहा है, और ये जो स्मॉल लेटर का बी है ना, यानी एलिमेंट ये भी बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से। तो सोच के बोलिए, तो a प्लस बी जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा ए आई जे प्लस बी आई जे। तो ये जो ए आई जे प्लस बी आई जे है, क्या ये रैशनल नहीं होगा? रैशनल प्लस रैशनल, अरे यार रैशनल प्लस रैशनल कितना होता है? रैशनल होता है। तो जब हम किसी एक मैट्रिक्स को ऐसे लें कि उसका सारा एलिमेंट रैशनल नंबर हो, बी भी ऐसा है कि उसका सारा एलिमेंट रैशनल नंबर हो, तो जब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके रिजल्ट निकालेंगे तो उसका एलिमेंट भी रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। बोलिए समझे कि नहीं, हाँ कि ना? यस सर, अब समझ गए। ठीक है,
बस वही बात है कि अगर एलिमेंट रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो a प्लस बी भी रियल से बिलोंग करेगा, अगर कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करेगा तो a प्लस बी भी कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करेगा। ठीक है, आगे मिलेगा क्वेश्चन, मिलेगा आपको, रुके ना। a प्लस बी प्लस ए के बराबर देख लिए थे, कौन सा लॉ बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव लॉस, कॉम्यूटेटिव। और इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव। और नीचे वाले को एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। याद रखिएगा, सेट से लेके मैट्रिक्स तक सब जगह काम आता है। अच्छा, ये क्या है? ये है नल मैट्रिक्स, L. जीरो मैट्रिक्स। यस सर, हर एक एलिमेंट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इज द एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स में अगर हम नल मैट्रिक्स ऐड करें तो ये मैट्रिक्स के बराबर होगा। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ आइडेंटिटी, समझे? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो जीरो को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। यानी किसी मैट्रिक्स में अगर जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ, LA लिखे हैं, ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो जीरो को क्या कहते हैं? जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी किसी भी नंबर में जीरो ऐड कीजिए, नंबर अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, इसलिए उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगला, फॉर एवरी मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू, वही ऊपर वाला बात, माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स, माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स। अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है 2 3 -1 -2, तो बोला फाइंड एडिटिव इनवर्स, फाइंड एडिटिव इनवर्स। तो समझिए किसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अगर मैट्रिक्स ए को किसी एक और मैट्रिक्स के साथ ऐड करें और वो जीरो मैट्रिक्स दे दे तो इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। जो यहां आएगा उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। आप ही सोचिए क्या आएगा? सर अपोजिट साइन वाला ही आएगा, मतलब माइनस ए आएगा। यस सर, माइनस। ठीक है, तो ए में जब माइनस ए को ऐड करेंगे तब तो जाके वो जीरो मैट्रिक्स बनेगा। यस सर। तो ये जो माइनस ए है ना, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिशन का इनवर्स। तो एडिशन का इनवर्स क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा, डिफरेंस होगा, माइनस होगा। ठीक है, वही चीज ये बोल रहा है कि माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, अच्छा ये क्या कह रहा है? बोल रहा है कांस्टेंट को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो या कांस्टेंट को a से मल्टीप्लाई करके b से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करें, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ये तो हम लोग जानते हैं ना, नहीं जानते हैं? हाँ सर। यस सर। तब तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। अच्छा ये बोल रहा है ना कि लैम्डा ए लैम्डा के बराबर होगा, मतलब मैट्रिक्स के आगे में कांस्टेंट रखें या मैट्रिक्स के पीछे में कांस्टेंट रख के मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमको सेम मिलेगा और वो मिलेगा 4 6 2 4। सही बोले? यस सर। यस सर। यही ये बात है। ठीक है, अच्छा अगला क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट को पहले ऐड करके मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और तब ऐड करो, रिजल्ट सेम रहेगा। देखिए वो क्या बोल रहा है। अरे ये लोग बहुत बात बोलता है, समझे, हम लोग को समझना पड़ता है। देखिए वो बोल रहा है ना कि अगर आप 5 से किसी मैट्रिक्स ए को जिसमें 2 3 1 1 एलिमेंट है मल्टीप्लाई करें या फिर 3 से इस 2 3 1 1 को मल्टीप्लाई करके और 2 से 2 3 1 1 को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम होगा। कौन बढ़िया बात बोला? ये तो हम लोग पहले से नहीं जानते हैं। यस सर। वैसे चेक कर लेते हैं आज। ठीक है, चेक कर लेते हैं, जानते तो हैं मगर चेक कर लेते हैं कि हाँ सही में इतना दिन से जो जान रहे थे सही जान रहे थे कि गलत जान रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आया 6 4 10 फटाफट 5 और यहाँ पे 5। अब LHS वाला पार्ट अगर हम निकालना चाहते हैं सर सेम आएगा सर। ट्राई करना हमको 2 3 1 1 को, और इसका रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है? इट इज 10 15 5 और 5। क्या लगता है दोनों बराबर है? यस सर।
तो मतलब अपना जानकारी अच्छा था, है ना? सही है, ठीक है। तो ये था अपने पास मैट्रिक्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन और कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन का रूल रेगुलेशन। आज हम लोग को डाउट ज्यादा डिस्कस करना पड़ा, इस कारण से हम लोग थ्योरी थोड़ा कम पढ़े। नेक्स्ट क्लास में इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिस दिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए उसके बाद मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें मैट्रिसेस ही लगेगा, ठीक है? मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन ही लगेगा, यानी मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई करो तभी बनेगा। तो अगले क्लास में पढ़ेंगे और अगले क्लास के बाद आगे जो भी मैट्रिक्स में पढ़ेंगे हर समय हमको मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब Yes, sir. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है? कोई कुछ बोल रहे हैं? नो सर। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए आज के लिए थैंक यू। थैंक यू सर।